नमस्कार दोस्तों, योगी एजुकेशन वर्ल्ड में आप सभी का स्वागत है। मित्रों, आज के वीडियो में हम चर्चा करने जा रहे हैं संधि के ऊपर। और आज से पहले जो भी हमने वीडियो बनाए हैं वो वीडियो यदि आपने नहीं देखे हैं तो आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाना, आपको सभी वीडियोज के लिंक मिल जाएंगे। और रीट की यदि आप तैयारी कर रहे हैं तो हमारे साथ जुड़िए। संस्कृत की शानदार तैयारी के लिए आप इस पूरी श्रृंखला के साथ बने रहिए। मैं आपको यहाँ पर रीट लेवल 1 और रीट लेवल 2 की कंप्लीट जो संस्कृत है वो बिल्कुल फ्री यूट्यूब पर करवाने जा रहा हूँ। और बहुत ही आसान और ट्रिक के माध्यम से हम संस्कृत को समझने का यहाँ पर प्रयास कर रहे हैं। बस आपसे इतने ही रिक्वेस्ट है कि वीडियोज को अधिक से अधिक शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए मित्रों, आज एक ट्रिक के माध्यम से संधि को बहुत ही शॉर्ट शब्दों में हम समझने का प्रयास करेंगे, क्योंकि रीट में इतना बड़ा विस्तार से हमको पढ़ने की कोई आवश्यकता नहीं है। क्योंकि संधि को देखा जाए तो एक बहुत लंबी क्लासेज है, अगर इसको विस्तार से पढ़ा जाए तो 1 महीना ले जाती है संधि की क्लासेज। लेकिन अपन इतना विस्तार से नहीं पढ़ेंगे क्योंकि एग्जाम पास में है, तो हम इसको बहुत ही शॉर्ट से और बहुत ही अच्छे ट्रिकों के साथ इसको समझने का प्रयास करेंगे। आज की वीडियो में मित्रों हम बात करने आएंगे कि पहले हम देखते हैं संधि की परिभाषा वगैरह को, थोड़े से इसके संक्षिप्त परिचय को देख लेते हैं। उसके बाद हम स्वर संधि के ऊपर ट्रिक से विस्तार से समझाने का प्रयास करेंगे। तो वीडियो को बिना स्किप के पूरा देखिएगा। तो चलिए मित्रों, करते हैं संधि का टॉपिक प्रारंभ। देखिए मित्रों, संधि का हम अगर व्युत्पत्ति देखते हैं कि व्युत्पत्ति किस प्रकार से संधि की होती है, तो देखो संधि में सम उपसर्ग है, धा धातु है और की प्रत्यय है और इनसे मिलकर बनता है संधि शब्द। ठीक है। संधि का ही दूसरा नाम है संहिता, और संहिता शब्द की उत्पत्ति होती है सम उपसर्ग, धा धातु, इक्तय प्रत्यय प्लस टा प्रत्यय। ठीक है, इनके योग से बनता है संहिता शब्द। दोनों में अंतर सिर्फ इतना सा है कि संधि जो शब्द है वो पुल्लिंग का है और संहिता शब्द स्त्रीलिंग का है। ये आपको ध्यान रखना है। यानी आप जब भी संधि पूछते हैं तो वो पूछेगा कहा संधि, ठीक है, और संहिता पूछता है तो का संहिता। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना, संधि शब्द पुल्लिंग का है और संहिता शब्द स्त्रीलिंग का है। आगे हम बात करें परिभाषा की, तो 2 परिभाषाएं मैंने आपके सामने रखी हैं कि वर्णानाम मेलनम संधि, यानी कि वर्णों का मेल क्या कहलाता है, संधि। आप जानते हो कि 2 वर्णों के मेल को क्या कहते हैं, संधि कहते हैं। और दूसरी परिभाषा तो बहुत फेमस है जो कि पाणिनि की परिभाषा है, परय सन्निकर्षय संहिता, यानी कि वर्णों की आपस में निकटता क्या कहलाती है, संहिता। वर्णों की आपस में परस्पर निकटता की संहिता संज्ञा होती है और संहिता का ही अन्य नाम क्या है, संधि है। तो ये दोनों परिभाषाएं, इसको भी आप देख सकते हैं। इसके अलावा संधि अनिवार्य, ध्यान दीजिएगा, संधि अनिवार्य से मतलब मेरा यहाँ है कि संधि कहाँ कहाँ संभव है, कहाँ कहाँ संधि आपको करनी अनिवार्य है। अगर ये प्रसंग होते हैं तो वहां आपको संधि का कार्य करना ही होगा। तो एग्जाम में प्रश्न ऐसे ही पूछ सकता है कि निम्न में से संधि कहाँ अनिवार्य है या कहाँ नहीं है। तो देखिए, वैसे तो श्लोक होता है कि संहिता एक पदे नित्या, नित्या धातु उपसर्गयो, नित्या समासे वाक्य तु सायुक्षाम उपेक्षिते। ठीक है, लेकिन अपने इसको सीधा समझें तो संधि अनिवार्य है एक पद में। कहीं भी एक पद में यदि संधि का कार्य हो रहा है तो आपको संधि का कार्य करना ही होगा। धातु और उपसर्ग के मध्य यदि धातु और उपसर्ग दोनों जो हैं वो संधि का कार्य हो रहा है तो वहां आपको करना ही पड़ेगा। ठीक है, और समास में भी आपको अगर संधि का कार्य हो रहा है तो वहां पर आपको संधि का कार्य करना ही होगा। और ये 3 जगह तो आपको नित्य रूप से संधि का कार्य करना ही होता है। इसके अलावा वैकल्पिक संधि वैकल्पिक होती है कि आपकी इच्छा हो तो संधि करो, वरना ना इच्छा हो तो संधि मत करो। तो वो होता है वाक्य में। वाक्य में आप संधि का कार्य कर सकते हैं और चाहे तो ना भी करें तो कोई समस्या नहीं है। तो ये भी आप सामान्य रूप से देख सकते हैं, ज्यादा बड़ा कोई ऐसा इशू नहीं है। संधि के भेद ये पूछा जा सकता है कि संधि के भेद कितने होते हैं। तो ध्यान रखना, सामान्य रूप से संधि के 5 भेद स्वीकार किए गए हैं। संधि पंचधा, ठीक है, संधि के 5 प्रकार होते हैं। और ये जो 5 प्रकार हैं वो वैयाकरण सिद्धांत कौमुदी में बताए गए हैं। वैयाकरण सिद्धांत कौमुदी जो है इसमें भट्टोजी दीक्षित ने संधि के 5 प्रकार बताए हैं। अच संधि, प्रकृति भाव संधि, हल संधि, विसर्ग संधि और स्वादि संधि। ये 5 प्रकार
भट्टोजी दीक्षित ने वैयाकरण सिद्धांत कौमुदी में बताए हैं। लेकिन इन्हीं के शिष्य जो थे वरदराज जी, उन्होंने लघु सिद्धांत कौमुदी में 3 ही प्रकार बताए हैं, यानी कि उन्होंने प्रकृति भाव संधि को अच संधि में शामिल कर लिया और स्वादि संधि को विसर्ग संधि में शामिल कर लिया। इस प्रकार से लघु सिद्धांत कौमुदी के अनुसार संधि के 3 भेद हैं, अच, हल और विसर्ग। ठीक है, तो यहाँ आप सामान्य प्रश्न बनता है कि अगर लघु सिद्धांत कौमुदी के अनुसार संधि के भेद पूछे जाए तो 3, अगर सामान्य रूप से पूछा जाए संधि के कितने भेद हैं संस्कृत में तो 5 हैं, वैयाकरण सिद्धांत कौमुदी के अनुसार पूछे तो भी 5 हैं। और आपके क्योंकि रीट पात्रता परीक्षा में केवल 3 ही भेदों आपको अच्छे से देखने हैं, वो है स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। तो स्वर संधि यानी कि अच संधि, व्यंजन संधि यानी कि हल संधि और एक विसर्ग संधि, इसको आपको विशेष तौर पर देखना है। यानी कि ये जो लोग सिद्धांत कौमुदी में जो भेद बताए गए हैं इनको आपको भली भांति देख लेना है और यही अपन यहाँ पर पढ़ाने जा रहे हैं। तो एक बार स्क्रीनशॉट लीजिएगा। देखिए मित्रों, सबसे पहले हम पढ़ने जा रहे हैं स्वर संधि। और स्वर संधि को बहुत ट्रिक से हम समझेंगे, बहुत शॉर्ट में समझेंगे, बहुत विस्तार से जाने की जरूरत नहीं है। आप केवल इस वीडियो को देख लीजिए, आप संधि के सारे जो है वो उदाहरणों को आराम से कर लोगे। सबसे पहले देखिए कि जो स्वर संधि है वैसे तो इसके अनेक भेद हैं, लेकिन जो अपने 10th लेवल तक की संधि आपसे पूछी जाती है, ज्यादा बड़ा आपका जो है लेवल नहीं आएगा, तो 10th लेवल की जो संधि पूछी जाएगी वहां तक आपको ये 7 संधियां जो है वो आपको ध्यान में रखनी है। यानी स्वर संधि के अंतर्गत अगर हम बात करें, पहली बात तो यह स्वर संधि कहते किसे हैं, तो देखिए किसी भी संधि की आपकी अगर सीधा सीधा समझें तो स्वर अगर बदलेगा तो स्वर संधि है, व्यंजन बदलता है तो व्यंजन संधि है, और विसर्ग बदलता है तो विसर्ग संधि है। यानी स्वर के स्थान पर जो परिवर्तन होता है उसे स्वर संधि, विसर्ग के व्यंजन के स्थान पर जो परिवर्तन होता है उसे व्यंजन संधि, और विसर्ग के स्थान पर होने वाले परिवर्तन को विसर्ग संधि कहते हैं। तो इस प्रकार तो ये तो सामान्य सी परिभाषाएं हैं, खैर अपने आप की परिभाषा नहीं आने वाली है। आप तो स्वर संधि के अंतर्गत ये संधि अपन पढ़ते हैं, यण संधि, अयादि संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, दीर्घ संधि, पर पूर्व रूप संधि और पर रूप संधि। यहां देखिए यण संधि, यण संधि की पहचान, ये जो मैंने आपको यहां लिखी है ये इनकी पहचान है, ठीक है। और पहचान कैसे करोगे वो देखिए, क्योंकि आपको जो संधि के उदाहरण है वो गद्यांश में से या पद्यांश में से प्रश्न छठ जो है वो बनकर आएगा और आपसे पूछेगा कि इस गद्यांश में जो उदाहरण आया ना वो उदाहरण में कौन सी संधि है या उसका संधि विच्छेद क्या है, बस इसी तरह से प्रश्न बनेगा। तो आपको पूरा शब्द आएगा, उस शब्द को देख करके आपको संधि का नाम बताना है, और वो देखते ही आप कैसे पहचानोगे वो देखिए। यण संधि में यदि आपको या व रा से पहले आधा अक्षर दिखे तो समझना वहां पर संधि कौन सी है, यण संधि है। ध्यान दीजिएगा, यदि य व र से पहले क्या हो आधा अक्षर तो संधि कौन सी होती है, यण संधि। फॉर एग्जाम्पल यहां देखिए, जैसे प्रत्येकम, प्रत्येकम में या से पहले क्या है आधा ता, तो क्या हो गई यहां यण संधि। जैसे आ जाता है मधुवरी, मधुवरी में वा से पहले क्या है आधा धा, ठीक है। जैसे मान लो आ जाता है पित्रादेश, पित्रादेश में देखो पित्रा जो त्रय होता है ना ये आधा तय और रा से बनता है, ठीक है। तो रा से पहले क्या है आधा ता, तो यहां पर भी क्या है यण संधि। यानी कि अगर शब्द में या व र से पहले आधा अक्षर दिखे तो वहां पर संधि होगी यण संधि, ठीक है। आगे देखिए अयादि संधि, शब्द में यदि अय अव आय आव हो संधि होगी अयादि संधि। जैसे कि आप यहां देखते हो पावनम, पावकै, गायकै, चयनम, ठीक है। ये उदाहरण देखिए पावनम, पावनम में पाव, पाव में क्या है अव, पाव में अव है अव, और अव है इसलिए संधि कौन सी है अयादि संधि। पावके में पाव आव, पाव के में क्या छिपा हुआ है आव, तो यहां संधि क्या होगी अयादि संधि। गायके में गाय आय, गाय के में क्या है आय, और आय है इसलिए संधि क्या है अयादि संधि। चयनम में चय, चय का यानी अय, अय है और अय है इसलिए संधि कौन सी होगी अयादि संधि। समझ गए होंगे कि यदि आपको शब्द में अय अव आय आव नजर आए तो समझ लेना संधि क्या होगी अयादि संधि। उसके बाद गुण संधि को सीधा सा पहचानने का ट्रिक ये है कि शब्द के ऊपर यदि एक मात्रा दी हो और शब्द वहीं से टूट रहा हो तो संधि होगी गुण संधि। देखिए फॉर एग्जाम्पल जैसे नरेशय, अब नरेशय में देखो रा के ऊपर एक मात्रा है और शब्द यहीं से टूटेगा, नर प्लस ईश है नरेश है, तो यहाँ एक मात्रा दी हुई है इसलिए संधि क्या है गुण संधि। जैसे आ जाता है महेंद्र,
महेंद्र है, महेंद्र में हा के ऊपर एक मात्रा दी हुई है, इसलिए संधि क्या होगी? गुण संधि। जैसे कि राकेश, तो राकेश में राका प्लस ईश है, तो क्या होगी? एक मात्रा ऊपर है, इसलिए गुण संधि। यानी शब्द के ऊपर अगर एक मात्रा दी हुई हो तो संधि क्या होगी? गुण संधि। ठीक है। अब एक मात्रा आप जानते हो ए की और ओ की होती है, चाहे वो ए की हो या ओ की। महोदय, महोदय, महोदय में ओ की मात्रा है लेकिन एक मात्रा है शब्द के ऊपर, इसलिए कौन संधि होगी? गुण संधि। ठीक है। वृद्धि संधि सेम ऐसे कैसे ही है, लेकिन यहां पर एक नहीं दो मात्राएं होंगी। यदि शब्द के ऊपर दो मात्राएं हैं तो समझ लेना संधि कौन सी होगी? वृद्धि संधि। जैसे देखिए तथैव, तथैव, तथैव में था के ऊपर दो मात्राएं हैं, इसलिए संधि क्या है? वृद्धि संधि। ठीक है। देवैश्वर्यम, देवैश्वर्यम, यहां वा के ऊपर दो मात्राएं हैं, तो संधि कौन सी होगी? वृद्धि संधि। अब आप कहोगे कि दया के ऊपर भी तो एक मात्रा है। मैंने कहा कि दो मात्रा हो या एक मात्रा हो, वहां से ही सब टूटना चाहिए। देवई, वही पर ही शब्द टूटेगा। देव प्लस ऐश्वर्यम। ठीक है। तो यहां से सब टूट रहा है और दो मात्राएं हैं, तो संधि कौन सी होगी? वृद्धि संधि होगी। दीर्घ संधि, शब्द में यदि देखो ये मात्रा किसकी है? आ की। आ, ई, बड़ी ई की मात्रा, बड़े ऊ की ऊ, और री, ऋषि वाले जो बड़ा ऋषि होता है उसकी मात्रा अगर शब्द में हो तो समझ लेना संधि कौन सी होगी? दीर्घ संधि होगी। जैसे विद्यालय, विद्यालय में देखो आ की मात्रा है। ठीक है। जैसे कि नदी से, नदी से में नदी, ई, बड़ी की मात्रा है। ठीक है। ऐसे ही वधूपदेश है, वधूपदेश है, इसमें देखो वधू। ठीक है। वधू, ऊ, वधू प्लस उपदेश है, यहीं से टूट रहा शब्द, तो बड़े ऊ की मात्रा है, इसलिए दीर्घ संधि है। और जैसे पितृणम, पितृणम, यहां देखो ये री की मात्रा आ गई है ना, तो संधि कौन सी हो गई? दीर्घ संधि है। पितृ प्लस ऋणम, दीर्घ संधि। पूर्व रूप संधि में यदि एक मात्रा के बाद यानी ए या ओ के बाद में अवग्रह चिन्ह हो, अवग्रह चिन्ह यानी एस, एस का साइन हो ए या ओ के बाद में, जैसे अपन कहें कोपी। ठीक है। अब को प्लस अपी, यहां पर ओ के बाद में क्या है? अवग्रह चिन्ह, तो यहां पर भी क्या होगी? पूर्व रूप संधि। जैसे कि वनेत्र, तो ध्यान दीजिए वने में ए के बाद में अवग्रह चिन्ह है, यहां पर ओ के बाद में अवग्रह चिन्ह है, तो दोनों ही जगह संधि कौन सी है? पूर्व रूप संधि। तो इससे आप आसानी से पहचान सकते हैं। और पर रूप संधि का क्या? कि एकारांत उपसर्ग के बाद, यानी कोई भी उपसर्ग पहले होना चाहिए, लेकिन वो कैसा हो? एकारांत। एकारांत से मतलब है कि उपसर्ग का जो है ए अंत वाला उपसर्ग होना चाहिए। जैसे कि प्र, प्र जो है, ठीक है, प्र, उप, ये जो उपसर्ग है ना, तो इसमें जो आ है अंत में आ होना चाहिए उपसर्ग में। ठीक है। और उपसर्ग के बाद में ए और ओ से शुरू होने वाली धातु होनी चाहिए। ठीक है। ए और ओ से शुरू होने वाली धातु होनी चाहिए एकारांत उपसर्ग के बाद, तो वहां पर संधि होगी पर रूप संधि। जैसे देखो प्रेजते, प्रेजते मतलब प्रे उपसर्ग है इसमें, और एज, एजते धातु हो गई है ना, तो प्रे प्लस एजते प्रेजते, तो यहां पर पूर्व रूप पर रूप संधि हो जाएगी। उपोस्ति, उपोस्ति में उप उपसर्ग हो गया, यहां पर ओस्ति जो है धातु है, इसलिए क्या हो गया? यहां पर संधि क्या हो गई? पर रूप संधि हो गई। तो इस प्रकार से आप केवल इतना समझ लेने से ही संधि का नाम आसानी से बता दोगे और आपका प्रश्न जो है सही हो जाएगा। तो हमको विद्वान नहीं बनना, नंबर लेना है, तो इस प्रकार से आप आसानी से नंबर ले सकते हैं। तो एक बार लीजिए फटाक से स्क्रीनशॉट और आगे हम पढ़ते हैं। अब आगे देखिए दोस्तों, अभी हमने देखा था कि शब्द से संधि की पहचान कैसे करें, लेकिन अब हम देखने वाले हैं कि संधि विच्छेद से संधि की पहचान कैसे करें। ठीक है। यानी संधि विच्छेद की कंडीशन यदि होती है तो उस समय हम दोनों शब्दों को देखकर ही बता सकते हैं कि कौन सी संधि है।
तो देखिए यहाँ पर किस प्रकार से, और इससे ही हम ये भी समझ सकते हैं कि भैया संधि का संधि विच्छेद किस प्रकार से होगा। वो देखिए, सबसे पहले आप सारे स्वरों को एक साथ लिख लीजिए। तो आपने जो संस्कृत में स्वर पढ़े हैं वो यही स्वर थे, आ ई उ री री री, ए ओ ऐ औ। तो हमने ये सारे के सारे स्वर जो है वो एक साथ लिख लिए। तो ये कुल 13 स्वर मैंने यहाँ पर एक साथ लिख लिए हैं, 2 2 4 2 6 2 8 1 9 और 4 13। ठीक है, तो इसको आप एक साथ इस तरह जमा लीजिए। उसके बाद मैंने इसको 3 भागों में डिवाइड किया है। यहां से ए आ को पहला नंबर दिया है, ई से लेकर री तक नंबर 2 दिया है, और ए ओ ऐ औ को नंबर 3 दिया है। ठीक है, यानी ये पहला खाना है, ये दूसरा खाना है और ये तीसरा खाना है। और ये कंप्लीट खाने को जिसमें सारे स्वर आ जाते हैं उसको नंबर मैंने 4 दिया है। ठीक है, इस प्रकार आप डिवाइड कर लीजिए। अब ये देखिए ट्रिक क्या काम करती है। पहली ट्रिक है अपनी, तो ध्यान दीजिएगा, पहली ट्रिक है अपनी 1 + 2। 1 + 2 बराबर मित्रों, यानी एक का मतलब आ प्लस 2, यानी प्लस के बाद में, प्लस से पहले एक में से हो कोई सा भी वर्ण, और प्लस के बाद में 2 में से कोई सा भी वर्ण हो, तो वहां संधि होगी गुण संधि। कौन संधि होगी मित्रों? गुण संधि। ठीक है, प्लस से पहले एक वाले स्वर हो और प्लस के बाद 2 खाने वाले स्वर हो, तो संधि कौन सी होती है? गुण संधि होती है। ये आपको ध्यान रखना है। जैसे कि अपन एग्जाम्पल देखते हैं, नर प्लस इंद्र। तो नर में देखो यहां रा में क्या है? आ, ये पहले खाने का है और ई दूसरे खाने का है, तो ये स्थिति है। तो संधि कौन सी है? गुण संधि है। जैसे अपन देखते हैं, महा प्लस उदय। तो महा में आ पहले खाने का है और उ दूसरे खाने का है, तो यहां 1 + 2 बराबर संधि कौन सी हो गई है? गुण संधि। आगे देखिए 1 + 3, पहले तो 1 से 2 को प्लस किया, फिर 1 से 3 को प्लस कर रहे हैं अपन। 1 + 2 बराबर गुण संधि और 1 + 3 बराबर वृद्धि संधि। 1 + 3 बराबर कौन संधि होगी? वृद्धि संधि। फॉर एग्जाम्पल देखिए, जैसे तथा प्लस एव, तथा प्लस एव। अब तथा में क्या है? आ, और आ पहले खाने का है, और एव में ए है पहले, और ए कौन से खाने का? तीसरे का है। तो 1 और 3, यानी कि ये पहले खाने का और ये तीसरे खाने का, तो संधि कौन सी होगी? वृद्धि संधि होगी। ठीक है, प्लस औषधि, 1 प्लस औषधि। तो 1 में क्या है? आ पहले खाने का है और ओ तीसरे खाने का है। तो इस प्रकार से आप 1 3 को ऐसे जमा करके बता सकते हो कि संधि कौन सी है। ठीक है, तो यहां हो जाएगी वृद्धि संधि। 1 + 3 बराबर वृद्धि संधि। ऐसे देखिए 2 + 4, 2 यानी दूसरे खाने के कोई से भी स्वर पहले हो और उसके बाद में 4 मतलब 4 में सारे स्वर आ जाते हैं, 4 में सभी स्वर आ जाते हैं। ठीक है, पूरा खाना आ जाता है, तो सभी स्वर बाद में हो, लेकिन मैंने एक साथ रखिए असमान हो। अगर 2 + 4 जो है वो असमान है, मतलब असमान का मेरा मतलब तात्पर्य है कि आ के बाद में आई नहीं आनी चाहिए, ई के बाद में ई नहीं आनी चाहिए, उ के बाद में उ नहीं आनी चाहिए, मतलब समान स्वर नहीं आनी चाहिए। उस कंडीशन में यहां पर संधि हो गई है यण संधि। कौन संधि होगी मित्रों? यण संधि। जैसे देखिए प्रति प्लस एकम, तो प्रति में ई दूसरे खाने का है और ए तीसरे खाने का है, लेकिन सारे स्वर आ जाते हैं 4 में, तो यहां खाने को अपन दर्शाने की कोई जरूरत नहीं है, आप कह सकते हो 4। ठीक है, तो प्रति में ई दूसरे खाने का है और उसके बाद में कोई सा भी स्वर आ जाए लेकिन समान नहीं होना चाहिए, मतलब ई के बाद में ई नहीं आना चाहिए। ठीक है, तो उस कंडीशन में संधि कौन सी होती है? यण संधि। जैसे अपन करें सु प्लस आगतम, सु प्लस आगतम यानी स्वागतम। तो यहां देखिए सु दूसरे खाने का है और आ चौथे खाने से आ रहा है, यानी सभी स्वरों में से आ रहा है, तो यहां पर भी कौन संधि हो गई है? यण संधि। आगे देखिए 3 + 4, यहां 2 + 4 किया, लेकिन यहां 3 + 4, लेकिन यहां कोई शर्त नहीं है कि यहां समान हो चाहे असमान हो, कोई भी हो, लेकिन प्लस से पहले क्या हो? 3 हो। प्लस से पहले 3 मतलब ए ओ ऐ औ प्लस से पहले हो, तो संधि होगी अयादि संधि।
संधि क्या होगी मित्रों? अयादी संधि। जैसे कि पो प्लस अनम, पो प्लस अनम। अब पो में क्या है? ओ, तीसरे खाने का है, और उसके बाद कोई भी स्वर हो, चाहे समान हो या असमान हो, तो संधि क्या होगी? अयादी संधि होगी। जैसे देखो समान भी हो सकता है, हरे प्लस ए। अब हरे में ए तीसरे खाने का है, उसके बाद जो है समान, ए के बाद में ए समान स्वर आ गया, फिर भी यहां पर अयादी संधि ही होगी। ठीक है, तो ये चौथे खाने से हम इसको मान लेते हैं। तो इस प्रकार से यहाँ क्या संधि होगी? अयादी संधि होगी। अब यहां पर देखिए अगला नियम क्या कहता है, अगली अपनी ट्रिक क्या कह रही है? एक प्लस एक बराबर दो नहीं होते हैं। ट्रिक क्या होगी? एक प्लस एक और दो प्लस दो, एक प्लस एक और दो प्लस दो, ये कंडीशन हो, लेकिन क्या हो? समान हो। ठीक है, अब ये समान वाली जो शर्त है वो केवल दो प्लस दो वाले के लिए लागू है। एक प्लस एक तो समान है ही हो, है ही आपस में, लेकिन दो प्लस दो मतलब दूसरे खाने के बाद में दूसरे खाने के ही स्वर आए, लेकिन समान हो, मतलब ई के बाद में ई आए, उ के बाद में उ आए, री के बाद में री आए, ऐसी कंडीशन हो, तो वहां संधि होगी दीर्घ संधि। कौन संधि होगी मित्रों? दीर्घ संधि। अब दीर्घ संधि में जैसे कि पितृ प्लस ऋणम, पितृ प्लस ऋणम, तो पितृ में री दूसरे खाने का और इधर भी री दूसरे खाने का, ये है। ठीक है, तो दो प्लस दो हो गए तो पितृणाम हो जाएगा। ऐसे ही अपने ये देख लेते हैं कि विद्या प्लस अर्थी, विद्या प्लस अर्थी, तो विद्या में आ पहले खाने का और ये अ पहले खाने का, तो दोनों ही पहले पहले खाने के हैं, इसलिए संधि क्या होगी? दीर्घ संधि। ठीक है, अगली देखिए ट्रिक अपनी, यदि ए ओ के बाद में आ हो, ऋस्व आ, ठीक है, ये हो, तो संधि होगी पूर्व रूप संधि। कैसे? यहां होगी पूर्व रूप संधि। जैसे देखिए वने प्लस अत्र, वने प्लस अत्र। अब वने में क्या है? ए, तो ये क्या है? अपन पढ़ा ए के बाद में और आ गया, तो ये कंडीशन है, तो संधि क्या हो गई? पूर्व रूप संधि। ठीक है, को प्लस अपी, यहां ओ के बाद में आ गया, इसलिए संधि क्या हो गई है? पूर्व रूप संधि हो गई है। पर रूप जस्ट इसके उल्टी है, यदि आ पहले हो और ए ओ बाद में हो, ठीक है, आ पहले और ए ओ बाद में हो, तो जो होती है पर रूप संधि। ठीक है, जैसे कि प्रा प्लस एजते, तो प्रा में आ है, आ के बाद में ए है, तो संधि होगी पर रूप संधि। उप प्लस ओस्ती, ठीक है, तो उप में पा में आ है और यहां ओ है। ठीक है, तो संधि क्या होगी? पर रूप संधि। तो इस प्रकार से मित्रों आप आसानी से इस तरीके से भी संधि की पहचान कर सकते हैं और संधि का विच्छेद भी कर सकते हैं। तो एक बार आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखिए मित्रों, यहाँ पर हम कुछ उदाहरणों से इन अपनी महत्वपूर्ण 5 संधियों का जो है अभ्यास करते हैं, कि प्रैक्टिस करते हैं। तो देखिए सबसे पहले दीर्घ संधि। दीर्घ संधि के यहाँ पर मैंने सारी संधियों के 10-10 उदाहरण लिए हैं। तो यहाँ जो इंपॉर्टेंट मेरे को लगे वो उदाहरण मैंने आपको सामने रखे हैं। वैसे आप अधिक प्रैक्टिस करेंगे तो बहुत ज्यादा अच्छा होगा। मैंने आपको ट्रिक्स जो है वो बता दी है, आप ट्रिक्स के माध्यम से भी जो है इनमें आसानी से बता सकते हो कि कौन सी संधि है। जैसे फॉर एग्जाम्पल अपन किसी भी शब्द को उठा लेते हैं और अपन ने उठा लिया यहाँ से, मान लो यमनऊ है, यमनऊ है, इसमें औ की मात्रा, 2 मात्राएं ऊपर, 2 मात्राएं, तो संधि अपने ट्रिक के अनुसार वृद्धि संधि होगी। जैसे अपन ने ये कहा कि गंगोदकम, गंगोदकम में ऊपर 1 मात्रा है तो गुण संधि होगी। ठीक है, अपन ने जैसे महींद्र में बड़ी ई की मात्रा है तो क्या होगी? दीर्घ संधि होगी। जैसे हमने ये कहा कि पावके में आव है, आव तो अयादी संधि है। जैसे कि जय, जय में अय है तो अयादी संधि है। हर्ये में अय है तो अयादी संधि है। जैसे हमने कहा अभ्युदय में य से पहले आधा अक्षर है तो यण संधि है। जैसे कि अनवय में वय से पहले आधा अक्षर है तो क्या है? यण संधि। तो इस प्रकार से आप जो है वो देखते ही शब्द को बता सकते हो कि कौन सी संधि है। लेकिन कुछ प्रैक्टिस कर लेते हैं। देखिए रामायणम, इसका संधि विच्छेद होगा राम प्लस अयनम। मुरारी, मुर प्लस अरी। विद्यार्थी, विद्या प्लस अर्थी। महेंद्र,
मही प्लस इंद्र, परीक्षा परी प्लस इच्छा, भानुदय भानु प्लस उदय, वधुत्सव वधु प्लस उत्सव, लघुर्मी लघु प्लस ऊर्मी, पितृणम पितृ प्लस ऋणम और पितृषि पितृ प्लस ऋषि। ये सभी संधियां जो हैं, ये सभी उदाहरण दीर्घ संधि के हैं। गुण संधि में कुछ उदाहरण लिए देखिए, धरेश्वर धरा प्लस ईश्वर है, धरेश्वर है। तथेव तथा प्लस इव, ध्यान रखना कहीं तुम तथेव समझ करके सीधा वृद्धि भाग जाओ, क्योंकि एक ही मात्रा है इसलिए गुण संधि है, लेकिन दो मात्रा होंगी तो वृद्धि होगी। कैसे? तथा तथेव तथा प्लस इव, तो आ और ई का ए हो गया है तो यहाँ पर गुण संधि है, लेकिन तथा प्लस एव करते हैं तो तथेव दो मात्रा हो जाती है तो वृद्धि संधि है। ठीक है, ऐसे ध्यान रखना है। महोत्सव महा प्लस उत्सव है, गंगोदकम गंगा प्लस उदकम, सूर्य प्लस उदय सूर्योदय, महर्षि महा प्लस ऋषि, उत्तमर्णे उत्तम प्लस ऋणे, राजर्षि राज प्लस ऋषि, तवलकार है तव प्लस ऋकार है, ममल वर्णे मम प्लस ऋवर्णे। जन अब देखो वृद्धि संधि उदाहरण लिखते हैं। जनैकिता जन प्लस ऐकिता, तथेव तथा प्लस एव, जन प्लस एकता तथा प्लस एव, एकैकम एक प्लस एकम, देवैश्वर्यम देव प्लस ऐश्वर्यम ऐश्वर्यम ऐश्वर्यम। ठीक है, यमनोग है यमुना प्लस ओघ है, तंडलोदनम तंडुल प्लस ओदनम, महोषधम महा प्लस औषधम, देवैश्वर्यम देव प्लस ऐश्वर्यम, देवौदार्यम देव प्लस औदार्यम औ। ठीक है, जहां पर भी यम यम आ जाते हैं ना लगे, उसका मतलब है कि आप जब विच्छेद करते हो संधि विच्छेद करते हो तो हमेशा वृद्धि वाले स्वर को ही लिया करो, यानी कि ए को ना लेकर के ऐ को ऐ से शब्द को शुरू किया करो, ओ को ना लेकर के औ से शब्द को शुरू किया करो। ठीक है, जैसे यम यहाँ लग रहा है तो देवैश्वर्यम, तो ऐश्वर्यम नहीं ऐश्वर्यम, ऐसे ही यम लग रहा है तो देव प्लस औदार्यम नहीं औदार्यम। ठीक है, महिरावत महा प्लस ऐरावत। ठीक है, तो इस प्रकार से ये इनका संधि विच्छेद होगा। जड़ संधि में देखिए, सुधि उपास है सुधि प्लस उपास है, अभ्युदय अभि प्लस उदय, यद्यपि यदि प्लस अपि, स्वागतम सु प्लस आगतम, मध्वरी मधु प्लस अरि, पित्राज्ञा पितृ प्लस आज्ञा, अन्वय अनु प्लस अय, लाकृति लृ प्लस आकृति, लाधारे लृ प्लस आधारे, लृ का ला हो जाता है। ठीक है, जड़ संधि में। और मात्रंक है मातृ प्लस अंक है। अयादि संधि में नयनम नयनम का हो जाएगा ने प्लस अनम, नायक है नई प्लस अके, पाव के पौ प्लस अके, भाव के भौ प्लस अके, वट वृक्ष वटो प्लस ऋक्ष वटो प्लस ऋक्ष, असावयम असौ प्लस अयम असौ प्लस अयम, प्रस्ताव के प्रस्तौ प्लस अके, जय जे प्लस ए जे प्लस ए, हरिये हरे प्लस ए, और पवनम पो प्लस अनम। इस प्रकार से आप संधि छेद कर सकते हो। प्रैक्टिस अधिक से अधिक कीजिएगा और आशा करता हूं कि आप एक बार एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। तो मित्रों, संधि को विस्तार से हम नहीं पढ़ सकते थे क्योंकि उसमें काफी समय जो है हमारा खराब हो जाएगा। तो अगर आप इतना भी कुछ कर लेते हो तो संधि में आपकी बहुत अच्छी पकड़ हो जाएगी। फिर भी आपको अगर विस्तार से समझना है तो अपन जब भी सेकंड ग्रेड का जो बैच पढ़ाएंगे तो उसमें मैं संधि को आपको विस्तार से करवाऊंगा, लेकिन रीट के अभ्यर्थियों के लिए इतना कुछ पढ़ना ही काफी है। तो आशा करता हूं कि वीडियो आपके पूरे समझ में आया है, और अगर आपका सपोर्ट रहा तो ये क्लासेज चलेंगी। तो इसलिए इस क्लासेज को अधिक से अधिक लाइक और शेयर कीजिएगा, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं कल की धमाकेदार क्लास के साथ, तब तक के लिए हंसते रहिए, मस्त रहिए, पढ़ते रहिए। जय हिंद, जय भारत।